Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका हुआ है. एस्टिमेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है. हमने इसमें बहुत से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया. इंटरवल एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से हमने बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया. आज चैप्टर नंबर 12 का एक ब्रीफ सा फ्लैशबैक होगा और हम एक चैप्टर को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे छोटे से रिव्यू के अंदर. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप करते हैं. रिवीजन है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से इसको रिव्यू भी करना है ताकि आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे पॉइंट्स मिस हो गए थे वो इस लेक्चर के बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. सो एस्टिमेशन क्या चीज थी? अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशंस. देखिए इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम ये देख रहे हैं कि सैंपल ऑब्जर्वेशंस को आपने इस्तेमाल करना है और पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को जज करना है. तो रियल क्वेश्चन ये था कि जब हमने इसको डिस्कस किया कि व्हाई वी यूज सैंपल ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास पॉपुलेशन अगर अवेलेबल है तो पॉपुलेशन की वैल्यूज को यूज करके हम पैरामीटर को एस्टिमेट क्यों नहीं कर लेते? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये था कि रियल लाइफ में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से काउंट कर सकें, उसको जज कर सकें. ठीक है, सो इसलिए हमने पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, जज करने के लिए हमने एक प्रोसीजर निकाला कि जिसमें हमने सैंपल ऑब्जर्वेशंस को यूज किया. ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशंस को यूज करके हमने एक पूरा प्रोसीजर ऑप्ट किया और उसका नाम क्या है? एस्टिमेशन. सो एस्टिमेशन जो है वो एक स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस के साथ एक पूरा प्रोसीजर होगा, पूरी टेक्निक होगी कि जिसके तहत हम पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे. और एस्टिमेशन को फर्दर हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था. एस्टिमेशन is divided into point estimation and interval estimation. यानी आपने जब भी जजमेंट करनी है अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से, जो भी आपकी कैलकुलेशंस होगी, जो भी जजमेंट्स होंगी, वो फर्दर डिवाइड होंगी दो पोर्शंस के अंदर, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, और इसमें भी ये भी ध्यान में रखिए कि चाहे आप पॉइंट एस्टिमेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या आप इंटरवल एस्टिमेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कि दोनों का जो पॉइंट है वो लिंक अप होगा सैंपल ऑब्जर्वेशंस के साथ. यानी इसका मतलब ये हुआ सैंपल ऑब्जर्वेशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन द कैलकुलेशन ऑफ, इन द कंप्यूटेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है, सो सैंपल ऑब्जर्वेशंस होंगी, चाहे इंटरवल एस्टिमेशन हो चाहे पॉइंट एस्टिमेशन हो. पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जो कि एस्टिमेशन से ही निकले हुए हैं. इसका मतलब है कि इंटरवल एस्टिमेशन भी वही प्रोसीजर है कि जिसमें आप पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा उसका कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, और पॉइंट एस्टिमेशन भी वही प्रोसीजर है. सो इस पॉइंट को आपने माइंड के अंदर रखना है और एस्टिमेशन को भी क्लियरली रखना है माइंड के अंदर. It is the part of statistical inference. Statistical inference यानी वो आपका स्टेटिस्टिक्स का फेज, वो स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच कि जिसमें आप पॉपुलेशन पैरामीटर को आप जज करते हैं बाय यूजिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशंस. सो ये लिंक अप हुआ है डायरेक्टली. यानी एक्चुअली जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, आपने दो तरह की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ये फर्दर पोर्शन है एस्टिमेशन. ठीक है, उस एस्टिमेशन के हवाले से ये बात हो रही है. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एस्टिमेशन के अगले पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. पॉइंट एस्टिमेशन है जी. अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि एस्टिमेशन के दो फर्दर उसके फेजेस हैं, दो उसकी एरियाज हैं जिसमें एस्टिमेशन हम प्रोसीड करते हैं. पॉइंट एस्टिमेशन है सबसे पहले टू ऑब्टेन अ सिंगल नंबर फ्रॉम द सैंपल दैट इज इंटेंडेड फॉर
एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी आपने इस प्रोसीजर के अंदर जब आप पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपका कंसर्न जो है वो सिंगल वैल्यू के साथ होगा। यानी पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपने इस प्रोसेस के तहत एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वही वो सिंगल वैल्यू प्रिटेंड करेगी, या आप यूं कह सकते हैं कि कंसिडर की जाएगी कि आपके जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू उसी अंदाज में एग्जिस्ट कर रही है। सो एक सिंगल वैल्यू है और वही वैल्यू कंसिडर हो रही है पैरामीटर के तौर पर पॉपुलेशन के, यानी आप सैंपल की वैल्यूज के थ्रू एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि आपके अननोन वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जिसको आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं वो वही वैल्यू है जो आपने सैंपल से ड्रॉ की थी। अब पॉइंट एस्टिमेशन में हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो है पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है, एंड पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। अब आपने जजमेंट करनी है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या है। पॉइंट एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक है और इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं या हम इसको एक पाथ भी कह सकते हैं, फ्रॉम विच वी फाइंड वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू? ऑब्वियसली अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। सो अगर वैल्यू की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो कोई भी आपके पास हो सकता है, लाइक स्टैटिस्टिक एक्स बार हो सकता है, दिस इज सिग्मा एक्स ओवर एन, सैंपल से आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन हो सकता है, दैट इज एक्स ओवर एन, जिसमें आपको पता है एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, और n इज द सैंपल साइज, ठीक हो गया। सो इसके अलावा भी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत से स्टैटिस्टिक हो सकते हैं। सो एक फॉर्मूला जिसके थ्रू आप वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? एस्टिमेटर। सो डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना है कि एस्टिमेटर और एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है। एस्टिमेट क्या चीज है? एक वैल्यू, यानी आपने पॉइंट एस्टिमेटर के थ्रू, यानी एक फॉर्मूला जो आपने उसको कंसिडर किया कैलकुलेशन के लिए, उस कैलकुलेशन के बाद जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू भी कह सकते हैं, यहां पे इसको आंसर भी कह सकते हैं, कि फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आपके पास आ गया है वो आंसर क्या कहलाएगा? पॉइंट एस्टिमेट। देखिए ये पॉइंट एस्टिमेट क्यों है? ये पॉइंट एस्टिमेट इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट एस्टिमेशन के प्रोसीजर के तहत आ रहा है और वो सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस्टिमेटर है ये आपको सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एस्टिमेटर जो आपको सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करे, एक ऐसा प्रोसीजर या पाथ जो आपको सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेटर। और जो वैल्यू, जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास कैलकुलेशन के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट एस्टिमेट। और हमारे पास एस्टिमेटर जो है वो कुछ हमने यहाँ पर उसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको पुटअप किया हुआ है, ये भी आपके रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न करना है। अब इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम जब अनबायसनेस की तरफ मूव करते हैं, तो अनबायसनेस का मतलब क्या है? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम माइंड के अंदर रखते हैं वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, यानी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं एस्टिमेटर की। कौन सा एस्टिमेटर? चाहे वो एक्स बार हो, चाहे वो पी हो, प्रोपोर्शन, या वो वेरिएंस हो, ठीक है, सैंपल वेरिएंस की बात करें। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ये कहते हैं, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू थीटा, जिसमें थीटा जो है वो पैरामीटर है और टी स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटर। अगर ये सिचुएशन आपकी एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन लेने से
आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो हम ये कहते हैं कि दिस एस्टिमेटर इज अनबाइज्ड। ठीक है, सो अनबाइजनेस के लिए किसी भी पैरामीटर के हवाले से जब हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक जो आपने फार्मूला ऑप्ट किया है उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी। सो इन जनरल जब हम क्राइटेरिया ऑप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जी हम अनबाइजनेस कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकालने के लिए जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें। सो जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्सपेक्टेशन लेने से अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। सो अगर सिचुएशन ये बन जाए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू थीटा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो टी है वो बाइज्ड एस्टिमेटर है, यानी एक्सपेक्टेशन लेने से पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर गई, मे बी उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, तो फिर ये जो टी है वो बाइज्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। सो बाइज्ड एस्टिमेटर के लिए कंडीशन होगी इनइक्वालिटी की, और अनबाइज्ड एस्टिमेटर के लिए आपके पास जो कंडीशन होगी वो इक्वालिटी की होगी। सो ये दोनों रिलेशंस आपने याद रखने हैं कि बिल्कुल क्लियरली कि इक्वालिटी फॉर अनबाइज्डनेस और इनइक्वालिटी फॉर बाइज्डनेस। ठीक है, यहां से हम बाइस भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ बाइस क्या हो सकती है। अगर हमने बाइस को कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा। ठीक हो गया, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो स्टैटिस्टिक है उसमें से पैरामीटर की वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास अमाउंट ऑफ बाइस आ जाता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर के मजीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जी, अनबाइज्ड एस्टिमेटर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम मूव कर रहे हैं बेस्ट एस्टिमेटर की तरफ। बेस्ट एस्टिमेटर क्या है, देखिए हमारे पास बहुत से एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्स बार। ठीक है, इसके अलावा सैंपल प्रोपोर्शन पी, वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस भी दो तरह के हैं हमारे पास। एक वेरिएंस है वो एस स्क्वायर है जिसका फार्मूला हमने पढ़ा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, और एक है एस हैट स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। सो हम ये कह सकते हैं कि एक एस्टिमेटर यहाँ पर एस हैट स्क्वायर भी है। सो यहाँ पर आपने जजमेंट करनी है कि याद रखना है कि अगर पहली कंडीशन क्या है हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर के लिए कि वो अनबाइज्ड हो, और नंबर टू उसका जो वेरिएंस है वो मिनिमम हो। ठीक हो गया, यानी इन द क्लास ऑफ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, बहुत से एस्टिमेटर्स हैं, उनमें से सबसे पहले हमने अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स अलग करने हैं, फिर उन अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स में से सबसे कम वेरिएंस जिसका होगा वो बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिर हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर, इसमें याद रखिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस हैट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो हम ये जजमेंट यहां से कर सकते हैं कि एस स्क्वायर इज द बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस एंड एस हैट स्क्वायर इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। सो इन दोनों सिचुएशंस के तहत हमें ये अंदाजा हो गया कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें लिस्ट को, तो फिर ये वाला जो एस्टिमेटर है वो आउट ऑफ द रेंज हो गया। एस स्क्वायर जो है वो बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पर कंसिडर नहीं हो सकता क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। सो पहली कंडीशन फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर की लिस्ट बनाई जाए। जब हमने अनबाइज्ड एस्टिमेटर की लिस्ट बना ली तो फिर उसके बाद बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा, वो एस्टिमेटर कि जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा। ठीक है, हम अगर सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, हम मॉड को कैलकुलेट करते हैं, बहुत से हमारे पास सेंट्रल मेजर्स हैं। ठीक है,
इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जब हम देखते हैं तो ये सारे के सारे अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं, क्योंकि सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीडियन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीडियन। ये हमने जो हमारे जनरल लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव भी किया। अब अनबाइज्ड एस्टिमेटर की लिस्ट में मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे ये शेयरिंग कर रहा हूं कि यहां से कौन सा बेस्ट एस्टिमेटर होगा, और वो होगा एक्स बार। रीजन क्या है? पहली रीजन कि वो अनबाइज्ड है, और दूसरी रीजन ये है कि इन तीनों में से सबसे कम वेरिएंस जो है वो एक्स बार का होता है। सो एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर इन द क्लास ऑफ मेनी एस्टिमेटर्स अबाउट द मीन। यानी हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उस हवाले से ये हमारी बात चल रही है। इसी तरह प्रोपोर्शन के हवाले से अगर हम देखें तो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर जो है वो पी है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन के और भी हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उनमें एस्टिमेटर्स हैं, उन एस्टिमेटर्स में सबसे कम वेरिएंस जो है वो किसका है? पी का। ठीक हो गया। सो बेस्ट एस्टिमेटर के दो कंडीशंस के बाद हमने अंडरस्टैंड किया पूल्ड एस्टिमेटर्स। पूल्ड एस्टिमेटर्स के लिए जरूरी है कि आपके पास 2 और मोर सैंपल्स एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, 2 और मोर सैंपल्स। जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम पूल्ड एस्टिमेटर मीन के लिए जब कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर 2 सैंपल्स। अगर आपके पास 2 सैंपल्स हो तो आपने पूल्ड मीन अगर कैलकुलेट करना है तो उसके नोटेशन है x बार p, और उसका फार्मूला मैंने यहां मेंशन किया है। अगर आपने पूल्ड एस्टिमेटर कैलकुलेट करना है फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन तो उसका फार्मूला क्या है? n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सिमिलरली हमारे पास वेरिएंसेस के लिए भी पूल्ड एस्टिमेटर अवेलेबल है, और वो है, उसको हम कहते हैं SP स्क्वायर। सो SP स्क्वायर इज द पूल्ड वेरिएंस फॉर 2 और मोर देन 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। यहां हम 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फार्मूला है n1 s1 हैट स्क्वायर प्लस n2 s2 हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, सो इस फॉर्मूले के तहत आप पूल्ड वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पूल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सैंपल एग्जिस्ट करते हैं तो उन सैंपल्स की इंफॉर्मेशन को, उन सैंपल की कैलकुलेशंस को आप इकट्ठा कर देते हैं, और जब आप इकट्ठा कर देते हैं सो इकट्ठा करने की सूरत में हमारे पास उन दोनों सैंपल्स के लिए जो कंबाइंड या पूल्ड मीन है उसका फॉर्मूला यहां आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, और दोनों सैंपल्स के लिए जो पूल्ड वेरिएंस है उसका फॉर्मूला इस सूरत में आपको एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास 2 सैंपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पूल्ड जो आपके पास प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन के हवाले से उसका जो फॉर्मूला है वो है n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और एस्टिमेशन के जो मजीद टॉपिक है उनको भी रिवाइज करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या चीज है? प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल। एक इंटरवल कैलकुलेट करना है कि जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल, उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और उसका जो जनरल फार्मूला था वो था P, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू इज 1 माइनस अल्फा। यानी हम एक्चुअली इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटरवल जो है इस पर्टिकुलर आउटलुक में एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें अल्फा की रेंज 0 से 1 है। सो 0 से 1 रेंज का मतलब ये है कि 1 माइनस अल्फा इज प्रेजेंटिंग द हाई प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। इसीलिए यहां पर P भी लिखा गया है कि आप लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के हवाले से कॉन्फिडेंट है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस अल्फा के हवाले से, और इसी को हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट को माइंड के अंदर रखते हुए आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। यानी जब भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाता है तो आप उसकी वैल्यू को 1 माइनस अल्फा के अगेंस्ट पुट अप करते हैं। वो 90% हो सकती है, वो 95% हो सकती है,
वो 98% हो सकती है या वो 99% हो सकती है। सो इनमें से कोई भी परसेंटेज आपको दी हो तो उसको आपने कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के इक्वल पुटअप करना है और वहां से फिर फर्दर अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास बहुत से एस्टिमेटर्स के लिए हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए जब हम कंसिडरेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आउटलुक, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है दैट इज एक्स बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। जब आपको सिग्मा नोन हो, अगर सिग्मा अननोन हो तो यही वाला फार्मूला चेंज हो जाता है z1 माइनस अल्फा बाई 2 s ओवर n अंडर रूट में। ठीक है, सिग्मा आपके पास नोन है और सिग्मा अननोन है। अब एक और फार्मूला भी जनरेट होता है दैट इज एक्स बार माइनस प्लस टी v इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 एस हैट ओवर एन अंडर रूट। ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, ये याद रखना है आपने कि ये सिचुएशन होगी अगर सिग्मा आपके पास अननोन हो और आपके पास सैंपल साइज स्मॉल आ जाए। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सैंपल साइज स्मॉल होगा, सिग्मा अननोन होगा, तो आपका जो स्टेटिस्टिक है वो टी यूज होगा, जी यूज नहीं होगा। जी किस सूरत में यूज होगा, जब आपके पास सिग्मा अननोन है लेकिन सैंपल साइज लार्ज है। तो इसका भी हिंट यहां पे याद रख लीजिए, सैंपल साइज लार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली सैंपल साइज लार्ज है लेकिन सिग्मा अननोन है तो आप कैपिटल एस यूज करेंगे, और अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो आप टी यूज करेंगे और उसके साथ एस हैट यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से अपनी कैलकुलेशंस को रिवाइज करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के बाद हमने अंडरस्टैंड किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन्स, और ये डिफरेंस बिटवीन मीन्स पॉपुलेशन मीन के हवाले से बात हो रही है और वह है μ1 माइनस μ2। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर सैंपल साइज आपके पास लार्ज है और सैंपल साइज आपके पास स्मॉल है तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। सिग्मा नोन के लिए कुछ और फार्मूला बनेगा और सिग्मा अननोन के लिए कोई और फार्मूला जनरेट होगा। सो लार्ज आपके पास अगर सिग्मा नोन है तो फार्मूला बनेगा आपका x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, यही फार्मूला कि आपका सैंपल साइज लार्ज है लेकिन सिग्मा अननोन हो जाए तो फिर आपके पास जो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z ही यूज होगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, लेकिन सिग्मा की जगह s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 और उसका स्क्वायर रूट यूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास स्मॉल है, सैंपल साइज स्मॉल है और सिग्मा नोन है तो आपका यही फार्मूला रिपीट हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, जो कि आपने क्लियरली क्वेश्चंस के अंदर याद रखना है। क्या चीज कि अगर सिग्मा नोन है तो सैंपल साइज कोई भी हो, चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो, किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, आपका फार्मूला जो है वो एज इट इज जनरेट होता है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है कि अगर आपके पास सिग्मा अननोन है और सैंपल साइज स्मॉल है तो फिर आपके पास फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा और वो फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस टी v इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2 SP यानी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, और ये कंडीशन इसमें ऐड होगी कि दोनों जो पॉपुलेशन है जहां से सैंपल को जनरेट किया गया है उनके वेरिएंसेस जो है वो या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल कंसिडर होंगे।
ठीक है। सो कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। या फार्मूलाज भी मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। एस स्क्वायर का जो फार्मूला हमने पढ़ा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, और एस हैट स्क्वायर का जो फार्मूला हमने पढ़ा है दैट इज एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। सिमिलरली जो एस पी स्क्वायर है दैट इज एन वन एस वन हैट स्क्वायर प्लस एन टू एस टू हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। यहां से आपने याद रखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको हमने V कहा था दैट इज n1 प्लस n2 माइनस टू। और जो लास्ट बोर्ड पर हमने सिंगल सैंपल के हवाले से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अंडरस्टैंड किया था और वो क्या था n माइनस वन। ये किसके लिए है? फॉर सिंगल सैंपल। और अगर दो सैंपल है तो आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n1 प्लस n2 माइनस टू के साथ एग्जिस्ट करेगी। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी रिवीजन को वाइंड अप करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन। यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा P का, यानी जो सैंपल प्रोपोर्शन है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। P इज योर सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और Z चूंकि ये लार्ज सैंपल साइज के लिए इस्तेमाल होता है तो इसलिए यहाँ पे Z स्टैटिस्टिक यूज होगा। Z1 माइनस अल्फा बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू 1 माइनस P ओवर N। ये है फॉर विद रिप्लेसमेंट केस। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट केस आ जाए तो फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें FPC यानी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर भी इस्तेमाल होता है। और वो किस तरह उसकी आउटलुक होगी वो जरा गौर से देखिए। दैट इज n माइनस n ओवर n माइनस वन। अगर फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप कर रहे हैं तो फिर आपके पास फार्मूले में FPC इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए भी इसी फार्मूले की आउटलुक के हवाले से हम अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन होगी फर्स्ट सैंपल के लिए, सेकंड प्रोपोर्शन P2 सेकंड सैंपल के लिए, और Z ही स्टैटिस्टिक यूज होगा। और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा P1 इंटू 1 माइनस P1 ओवर N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय N2। सो इस अंदाज में आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट होगा, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस होगी, एक दफ़ा माइनस होगी। याद रखिए कि यहाँ पर जो P1 है वो प्रोपोर्शन है फर्स्ट सैंपल से दैट इज x1 ओवर n1, और P2 जो है वो सेकंड सैंपल से प्रोपोर्शन है x2 ओवर n2। सो ये कॉन्सेप्ट्स भी अपने माइंड के अंदर साथ साथ याद रखिए। होप एक छोटे से टाइम के अंदर इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें क्योंकि एस्टिमेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब ने जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसके अंदर इसका इस्तेमाल होना है। इनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपका नेक्स्ट चैप्टर अच्छा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।